हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं और कई जगह पे ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र या बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ब्याज का, और जिसके अंदर हम करेंगे ऋण योग कोशी का सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं लोनेबल फंड थ्योरी, या इसको हम नव प्रपलावादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर हम न्यू क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। तो ये जो अगर आपको मेरा प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो पहले हम देखते हैं कि जो ऋण योग कोश सिद्धांत है, ये नवप्रपलावादी सिद्धांत है। इसको जो है स्विस अर्थशास्त्री जैसे कि विक्सिल, ओहलिन, मेरिडल ने दिया है, और उसी के साथ ही जो रॉबिन्सन इंग्लिश जो ये अर्थशास्त्री उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरेस्ट जो है इस सिद्धांत के मुताबिक कहाँ पे निर्धारित होता है। ऋण योग कोश सिद्धांत के मुताबिक जो ब्याज की दर है, जहाँ पे ऋण योग कोश की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां पे ही निर्धारित होती है। तो ये सिद्धांत जो है वास्तविक तत्वों के साथ साथ मौद्रिक तत्वों के ऊपर भी विचार करता है। मौद्रिक तत्व जैसे मुद्रा को इकट्ठा करना, मुद्रा का असंचय करना तथा बैंक साख। तो जो वास्तविक तत्व होते हैं, जैसे पैसा हम किसी को उधार देते हैं तो फिर हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो पैसा हमें वापस करेगा, और पैसे के अंदर दूसरी चीजों को खरीदने की शक्ति होती है, उत्पादिता होती है। तो ये वास्तविक तत्व प्रतीक्षा, उत्पादिता, बचत आदि का भी ध्यान रखता है। इसकी जो मान्यताएं हैं, एक तो है कि संपूर्ण प्रतियोगिता है अर्थव्यवस्था के अंदर, और ये पूरे बाजार में धन की पूर्ण गतिशीलता है। ब्याज का दर जो है लचकीला है, जो कि मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। मांग और पूर्ति के आधार पर जो ब्याज दर है वो निर्धारित किया जाता है। अब हम समझेंगे कि जो ऋण योग कोश है, इसकी सप्लाई कहाँ से होती है, क्या सोर्सेज हैं जहां से इसकी पूर्ति होती है। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड जो है बचत है, सेविंग है, बैंक साख है जो बैंक क्रेडिट करते हैं। बचत का असंचय, जब हम बचत को लोगों को उधार देते हैं। अनिवेश, तो इसके चार सोर्सेज हैं, बचत है, बैंक साख है, बचत का असंचय तथा अनिवेश। इसको हम वन बाय वन करके जो है इसका अध्ययन करेंगे। उसी तरह बचत, देखो जो हमारी चाहे हमारी जो इनकम है, इनकम के अंदर से जितना हम कंज्यूम कर लेते हैं, जितना हम उपभोग पे खर्च कर देते हैं, उसको माइनस करके हमारे पास जो बचता है वो बचत होती है। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है या सरकारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे बचत जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं, जो कि लोन के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। व्यक्तिगत बचत जो होती है व्यक्ति की आय और उपभोग के बीच का अंतर है। वर्तमान बचत जो है पिछली आय पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे मान लो जो अप्रैल के अंदर मैंने खर्च करना है वो मेरी मार्च की इनकम होगी, तो मार्च की इनकम से मैंने कितना उपभोग पर खर्च किया और उसके बाद मेरे पास क्या बच गया। और बचत आय जो है ब्याज की दर से प्रभावित होती है। यदि आय हमारी सतह रहती है तो ब्याज की जो है उच्च, अगर ब्याज की दर ऊंची है तो वहां पे लोग ज्यादा बचत करना पसंद करते हैं। तो व्यापार बचत जो होती है वो भी ब्याज की दर से, यदि ब्याज की दर ऊंची होगी तो फर्में ज्यादा बचत करती है। और बचत रेखा जो होती है वो नीचे से जो है ऊपर की तरफ होती है, कि अगर ज्यादा ब्याज दर है तो वो भी जो है ज्यादा होगी, अगर ब्याज दर कम है तो वो भी कम होगी। तो इसका जो कर्व है वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और उसी तरह ही बैंक साख, तो ब्याज की न्यूनतम दर से ऊपर बैंक क्रेडिट जो होता है। ब्याज जो होता है हमेशा ये जो है मतलब जो दूसरा जो साधन होता है वो बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, जो साख जो है निर्मित किया जाता है।
ब्याज की एक न्यूनतम दर के बाद बैंक साख जो होता है ब्याज के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब होता है कि ब्याज की अगर ऊँची दर होगी तो बैंक ज़्यादा पैसा उधार देते हैं और उसी तरह क्या होता है कि अगर ब्याज की दर कम होगी तो बैंक जो है कम मतलब कम जो है राशि उधार पर देते हैं। ये जो बैंक साख होता है ये बैंक के द्वारा निर्मित होता है। तो ब्याज की न्यूनतम दर के ऊपर जो है बैंक जो है साख वो ब्याज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऊँची ब्याज होती है तो ज़्यादा बैंक क्रेडिट, अगर कम ब्याज की दर है तो कम बैंक साख क्रेडिट करते हैं। उसी तरह बचतों का असंचय। देखो मुद्रा का एक और प्रमुख कार्य है कि हम पैसा जोड़ते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। संचय से मतलब होता है संपत्ति के उस भाग से जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं। तो यदि ब्याज की दर अधिक होगी तो वो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है उसको वो असंचित कर देते हैं, उसको उधार के लिए दे देते हैं। और उसी तरह यदि ब्याज की दर कम है तो असंचय की मात्रा कम होगी। इस प्रकार असंचय की गई गई मात्रा की ब्याज की दर से सीधा संबंध होता है। अगर ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो लोग जो पैसा उन्होंने रखा हुआ है उसको असंचय कर देते हैं, उधार दे देते हैं और यदि ब्याज की दर कम होती है तो असंचय की मात्रा कम होती है क्योंकि वो अपने पास पैसे को रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। उसी तरह आनिवेश। देखो जब मशीनें घिसती हैं, उनका डेप्रिसिएशन होता है, तो उनका प्रतिस्थापन नहीं किया जाता, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता। तो एक फर्म जो है, जो मशीनें घिसती हैं, तो उसके लिए हर साल जो है घिसावट कोष के अंदर फंड डालती है। तो वो जो होता है कि जब ब्याज की दर ज़्यादा होती है, तो वो पैसा जो है मशीनों के निवेश के ऊपर नहीं खर्च किया जाता, उसको उधार दे दिया जाता है, जिसको हम कह देते हैं। तो ब्याज की दर बढ़ती है तो आनिवेश ज़्यादा होता है। बचत की दर कम होने से आनिवेश जो है कम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैसे के स्रोत हैं हमारे पास सेविंग है, बैंक क्रेडिट है, उसी तरह असंचय है, आनिवेश है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं सेविंग है, बैंक क्रेडिट है, डिसऑर्डिंग है और इसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट है। अब हम देखते हैं कि जो लोनेबल फंड है उसकी डिमांड कौन-कौन से लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, निवेश के लिए होती है, भोग के लिए होती है और होर्डिंग के लिए होती है, जिसको हम वन बाय वन करके जो है समझेंगे। देखो जो फर्में होती हैं वो निवेश की मांग करती हैं क्योंकि पैसे के अंदर उत्पादकता होती है, वो पैसा उधार लेके उसको निवेश करती है जिससे कि पैसा जनरेट होता है। तो यहाँ पे होता है कि ब्याज की दर जितनी कम होगी तो ऋण के लिए जो कोष की डिमांड है वो ज़्यादा होगी और अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो ऋण के लिए मांग कम होगी। तो इसका जो है निवेश की मांग का जो है ब्याज के साथ जो है उल्टा संबंध होता है। और उसी तरह उपभोग जो है, यदि उपभोग आय से अधिक हो जाती है तो लोग उधार लेते हैं, ये निजी व्यक्ति या घर के खर्चे के लिए। तो इसमें भी क्या होता है कि जो उपभोग के लिए पैसा लिया जाता है वो भी ब्याज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्याज की दर कम होगी तो उपभोग के लिए ज़्यादा माँग होगी, लोग ज़्यादा उधार लेंगे। अगर ब्याज की दर ऊँची होगी तो उपभोग के लिए माँग कम करेंगे। संचय मांग उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो मुद्रा को नकदी के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं। यदि ब्याज की दर कम होगी तो संचय के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी, लोग उसको पैसे को अपने पास ज़्यादा जो है रखते हैं। उसी तरह ब्याज की दर अधिक होने पर संचय के लिए मांग कम होगी। तो हम देखते हैं डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए होती है, उपभोग के लिए होती है तथा संचय के लिए होती है। अब जो इस थ्योरी के मुताबिक जो ब्याज है वो कहाँ पे निर्धारित होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस होल्डिंग इज इक्वल टू सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट प्लस डिसहोल्डिंग प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट से जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर देते हैं, होर्डिंग से जो पैसा हमने असंचय कर लिया वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है शुद्ध निवेश प्लस शुद्ध संचय। और उसी तरह सेविंग के अंदर से जब हम कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है शुद्ध बचत प्लस बैंक साख। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी ब्याज की दर है वो कहाँ पे निर्धारित होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है संचय का कर्व है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो बताता है ब्याज की दर और इसकी जो मांग है उसके अंदर आप उल्टा संबंध है। उसी तरह ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है और उसी तरह देखो ये सप्लाई के सोर्स है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि
पॉजिटिव है, तो इसी तरह ये भी पॉजिटिव है, डिसऑर्डिंग भी पॉजिटिव है, और उसी तरह ये जो है बैंक जो क्रेडिट है वो भी जो है इसकी भी जो स्लोप है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, जब हम बेसिकली क्या होता है कि देखो जो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे के बराबर है, तो हम देखते हैं कि जो डिमांड कर्व है बेसिकली ये जो है डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि ब्याज जो है अगर कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर ब्याज ऊंचा है तो डिमांड अगर ब्याज की दर कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर ब्याज की दर ऊंची है तो डिमांड कम होती है। और इसी तरह डीडी जो है कुल मांग वक्र है, जो तीनों वक्र एचसीआई के समसत्री जोड़ से बना है। और उसी तरह जो हमारा सप्लाई कर्व है ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, जो कि डिसहोल्डिंग और उसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट, सेविंग तथा बैंक क्रेडिट के जोड़ से बना है। तो यहाँ पे जो है संतुलित जो मार्केट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे डिटरमिन होता है। उसी तरह जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो स्वाभाविक होता है, वो जहाँ पे सेविंग और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, तो ये जो है हमारा नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम स्वाभाविक ब्याज की दर भी कह सकते हैं। तो डीडी तीनों मांग वक्र एचसीआई का समसत्री जोड़ है। उसी तरह ही हमारा जो पूर्ति वक्र है वो है सप्लाई, डिसऑर्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, और उसी तरह जो सेविंग है और बैंक क्रेडिट है उसका जोड़ है। मार्केट के अंदर बाजार दर वहां पे स्थापित होती है जहाँ पे डिमांड और आर जो है एक दूसरे की जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, तो ये ई बिंदु है संतुलन का, तो यहाँ पे ये ब्याज की दर जो है डिसाइड होती है। और प्रोफेसर विक्सन ने हमें बताया कि दो प्रकार की ब्याज होती है, एक होती है बाजार ब्याज दर जो डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होती है, दूसरी होती है प्राकृतिक दर, ये वहां पे होती है जहाँ पे बचत जो होती है निवेश के बराबर होती है। बाजार दर या संतुलित दर निर्धारित की जाती है यहाँ पे ऋण कोष की कुल मांग जो होती है ऋण कोष की कुल पूर्ति के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ये जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो है स्वाभाविक ब्याज की दर है, ये यहाँ पे निर्धारित होती है जहाँ पे सेविंग और निवेश जो होते हैं, निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो है ब्याज की दर है। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है कि ये जो संचय की धारणा है वो गलत है। ये कीन्स के मुताबिक संचय को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति स्थिर होती है। तो एक कार्य जो है मुद्रा के संचय को बढ़ाता है, तो दूसरा मुद्रा की संचय कम करने को मजबूर होता है। तो इसलिए मुद्रा का संचय स्थिर होता है, इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। उसी तरह ये जो है अनिश्चित थ्योरी है। ब्याज की दर जो है ऋण योग कोष के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इन जो कोष जो होता है आय पर निर्भर करता है, आय निवेश के स्तर पर निर्भर करती है, निवेश का स्तर ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जब तक हम इनकम का पता नहीं चला लेते तब तक हम ब्याज की दर का अनुमान नहीं लगा सकते, और ब्याज की दर का अनुमान लगाए बिना हम आय को एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत जो है निश्चित है, जो हमें क्लियर कट कुछ नहीं बताता। और उसी तरह ये सिद्धांत जो है हमें बताता है कि ये जो है वास्तविक कारक और जो मौद्रिक कारक होते हैं उन दोनों का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब दोनों को मिला के ब्याज का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो अलग-अलग होता है, तो इसको हम मिश्रण नहीं कर सकते। और उसी तरह जो पूर्ण रोजगार की धारणा है वो सही नहीं है। पूर्ण रोजगार जो होता है अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं होता, और उसी तरह आय पर निवेश का क्या प्रभाव होता है उसको भी नजरअंदाज करता है। इसके मुताबिक क्या होता है कि जो लोग होते हैं ऊंची ब्याज दर पर ज्यादा बचत करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। उच्च ब्याज दर पर निवेश जो होता है हमेशा हतोत्साहित होता है, क्योंकि जो ब्याज की दर ऊंची है तो लोग निवेश करना पसंद नहीं करते। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोफेसर एच जी जॉनसन के मुताबिक ये जो सिद्धांत है गतिशील सिद्धांत है, और ये हमें बताता है कि जैसे-जैसे परिस्थिति चेंज होती है तो ब्याज और आय का स्तर जो होता है वो किस तरह से संतुलन बिंदु पर
पहुँचता है।